दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता आप दिवाली चल रही है, इसलिए आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी का अध्याय 74 और खंड 3 के बारे में हम आज जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि सर्वोदय के सिद्धांतों पर अमल करने के लिए बापू ने इंडियन ओपिनियन का छापाखाना डरबन के पास फिनिक्स गांव था एक, उसमें स्थानांतरित कर दिया और वहां से प्रकाशन चालू किया। सर्वोदय के सिद्धांतों के अनुकरण के लिए सभी काम हाथ से करना था, मशीन से नहीं। लेकिन छापे खाने की मशीन को चलाने के लिए एक इंजन लगता था और इंजन खराब हो गया। पहले अंक के प्रकाशन की उस रात हम सभी लोग पूरी रात जगे हुए थे। फिर हम सभी ने मिलकर मशीन को हाथ से चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन काम तो हुआ पर बहुत धीरे धीरे हुआ। सुबह हो गई, फिर भी काम बहुत बचा था। फिर हमने इंजीनियर को जगाया और उसे इंजन चालू करने के लिए कहा। इंजन चालू हो गया और फिर द्रुत गति से प्रतियां छपने लगी समाचार पत्र की और सही समय पर स्टेशन पर भेज दी गई वितरण के लिए। ये इंजन जो बंद हुआ वो एक चुनौती थी और उसका फ़ायदा हमें ऐसा हुआ कि कई बार हम लोग जानबूझकर इंजन न चलाकर हाथ से काम किया करते थे। इस तरह की नियमितता के कारण इंडियन ओपिनियन की कीर्ति बढ़ी। अब आगे, जिसको राखे राम। फिनिक्स संस्था स्थापित करने के बाद मेरा इरादा पूरी तरह से वहीं रहकर सेवा करने का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मुझे हमेशा दुख होता है। मुझे अनेक बार ऐसे अनुभव आए हैं कि जब हम जो सोचते हैं नतीजे उससे कुछ अलग ही आते हैं, लेकिन जब सत्य की साधना करने की बात हो तो ये नतीजे भी कोई अनिष्ट नहीं करते और कई बार ये नतीजे अपनी योजना के अनुसार सोचे गए परिणामों से अधिक श्रेयस्कर होते हैं। फिनिक्स के बारे में भी ऐसा ही हुआ। जो भी परिणाम आए वो अधिक अच्छे रहे। शारीरिक श्रम से दिनचर्या चलाना, इसलिए सभी को 3-3 एकड़ जमीन दी गई थी जिस पर खेती करनी थी। मुझे भी दी गई थी। अपनी इच्छा के विरुद्ध हमने अपने लिए पत्थरों के घर बनवाए थे। इच्छा तो थी ईंटों और मिट्टी के घर बनाए जैसे किसानों के होते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा भी अधिक लग रहा था और समय भी अधिक लग रहा था और सभी को यहाँ आकर बसने की जल्दी थी, आतुर थे काम करने के लिए। संपादक मनसुख लाल नाजर इस योजना में शामिल नहीं हुए थे। उनका परिवार डरबन में था और वहाँ भी इंडियन ओपिनियन का एक छोटा सा दफ्तर था। समाचार पत्र को टाइप करने के लिए वेतनधारी लोग थे। इसमें काफ़ी समय लगता था, इसलिए मेरी इच्छा थी कि सभी इस काम को सीख लें। इसमें मगन लाल गांधी सबसे आगे थे। उन्होंने सब सीख लिया था और मैं सबसे फिसड्डी था। ये काम अभी प्रगति पर ही था और मुझे अचानक जोहानिसबर्ग जाना पड़ा। वहाँ जाकर मैंने मिस्टर पोलाक को उनके द्वारा दी गई किताब के परिणामों के बारे में बताया
तो वो बहुत खुश हुए और बोले, क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ? मैंने कहा, ज़रूर। पोलाक का यह निर्णय जानकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। आगे उन्होंने क्रिटिक समाचार पत्र को 1 महीने की नोटिस दी और समय समय पूरा होते ही फिनिक्स पहुंच गए। मिस्टर पोलाक का स्वभाव बहुत अच्छा होने के कारण जल्दी ही इसमें हिल मिल गए, लेकिन मैं ही उन्हें यहाँ अधिक समय तक नहीं रख सका, क्योंकि मिस्टर रिच को कानून की डिग्री लेने के लिए विलायत जाना था और जोहानिसबर्ग का काम मेरे अकेले से होना संभव नहीं था। अतः मैंने मिस्टर पोलाक को जोहानिसबर्ग आकर वकीली का अभ्यास करने को लिखा। मेरी योजना ऐसी थी कि यहाँ का काम होने पर हम दोनों फिनिक्स जाकर रहेंगे। उनका पत्र आया कि मैं यहाँ खुश हूँ और फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, और पोलाक फिनिक्स छोड़कर मेरे ऑफिस में वकीली सीखने के लिए दाखिल हो गए। और इसी बीच कानून की परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने जिनको मदद की थी उन्होंने भी आने की इच्छा जाहिर की और वे भी आ गए। इनका नाम मैकिनटायर था। और इस तरह से फिनिक्स का उद्देश्य जल्दी हासिल करने के चक्कर में अन्य कामों में ही मैं फंस तो नहीं जाता, ऐसा लगने लगा। और किसी को भी कल्पना नहीं थी कि मेरे ध्येय को साधने में मैं कैसे सफल हुआ। इसे जानने के लिए अभी कुछ और प्रकरण लगेंगे। अब शीघ्र ही स्वदेश जाकर रहने की आशा मैंने छोड़ दी थी। पत्नी को तो मैं 1 साल रहने का बताकर आया था, लेकिन फिर मुझे परिवार को भी लाना पड़ा, क्योंकि मेरा यहाँ रहना बढ़ गया था। इस बार मेरे साथ मेरा तीसरा बेटा रामदास भी था। रास्ते में आते समय उसकी जहाज़ के कप्तान से अच्छी दोस्ती हो गई थी और खेलते समय उसके हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। जहाज़ के डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं डरबन पहुंचकर किसी अच्छे डॉक्टर से उपचार करवाऊं, पर मेरे जिन अशीलों ने मेरे प्रयोगों पर विश्वास किया था, फिर रामदास का क्या? रामदास उस समय 8 साल का था और डॉक्टर और वैद्य इतनी समझ इसमें थी कि डॉक्टर और वैद्य में फ़र्क कर सकता था। उसे मैंने मिट्टी के प्रयोग के बारे में पूछा तो उसने हाँ कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसके जख्म साफ करके उस पर मिट्टी के महीने भर उपचार किए और महीने भर में जख्म भर गई और कोई तकलीफ भी नहीं हुई। इससे मेरा इन उपचारों पर विश्वास और बढ़ा। फिर मैंने मिट्टी, जल और उपवास के उपचारों का दायरा बढ़ाया और बुखार, अपच, पीलिया इत्यादि के रोगों पर भी उपचार किए और उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर भी मैं मानता हूँ कि ऐसे उपचारों में धोखा भी होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर हमें बचा लेता है। जैसा धोखा इन उपचारों में था, वैसा ही यूरोपियंस के सहवास में भी था। फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। पोलाक को मैंने अपने यहाँ भाई की तरह रखा था। उनकी शादी उनकी प्रेमिका से होनी थी, पर वे सोचते थे कि थोड़ा पैसा कमा लूँ फिर शादी करूँ। लेकिन मैंने उन्हें समझाया और उनको शादी के लिए तैयार किया। उनकी शादी में एक मज़ेदार किस्सा हुआ। ट्रांसवाल में यदि गोरे लोगों की शादी की मध्यस्थता कोई काला व्यक्ति करता था तो शादी रजिस्टर नहीं होती थी। पोलाक की शादी का प्रस्तावक मैं था, अतः अधिकारी रजिस्टर नहीं कर रहा था। बड़ा मजिस्ट्रेट मेरी पहचान का था, अतः उससे मिलकर मैंने शादी रजिस्टर करवाई। इसी तरह मिस्टर वेस्ट जब अपनी माँ बाप से मिलने जाने वाले थे, तब मैंने उन्हें शादी करके आने की सलाह दी। उस समय युवाओं की शादी कराना मेरा ध्येय धंधा हो गया था। फिनिक्स में हमारे घर भी बन गए थे।
और हम सभी खेती भी करने लगे थे, अतः वंशवृद्धि का डर नहीं था। मिस्टर पोलाक और मिस्टर वेस्ट शादी के बाद अपनी पत्नियों को लेकर आए और वो भी मेरे घर में रही, लेकिन कभी कोई समस्या पैदा हुई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। मिस्टर वेस्ट अपनी सासू माँ को भी लेकर आए थे। जिस तरह मैंने गोरे मित्रों की शादियाँ करवाई, उसी तरह हिंदी मित्रों को भी प्रोत्साहित किया और अपने परिवारों को लेकर आने को कहा, और इस तरह से फिनिक्स एक छोटा सा गांव बन गया था और बढ़ने भी लगा था। यही ये अध्याय समाप्त होता है। अब आगे के अध्याय में हम देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।